आज की वीडियो में बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में। लेकिन उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड वॉर बेसिकली आई कहां से है, इसकी रूट्स क्या हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रेड वॉर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वो एक फॉरेन पॉलिसी डायलेमा फेस करता है अमेरिका, क्योंकि रिपब्लिकन्स को अगर देखें तो वो एक तरफ इंटरनेशनलिज्म मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाते हैं, जबकि इफ यू टॉक अबाउट द रिपब्लिकन्स तो उनकी जो फिलॉसफी है फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो थोड़ी सी डिफर करती है। वो इस तरीके से डिफर करती है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो ऑपरेट करते हैं विद द फिलॉसफी ऑफ यूनिलैटरलिज्म, और यही चीज आपको ट्रेड वॉर में भी दिखाई देती है। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका ने तब अपनाई अपनी फॉरेन पॉलिसी में आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका बिलीव करता है मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के ऊपर, जबकि बिफोर वर्ल्ड वॉर टू अगर आप देखें तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी इट वाज आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, जहां पे अमेरिका इंटरवीन नहीं करता था। सो मल्टीलैटरलिज्म को अगर फर्दर एक्सप्लेन करें, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि अगर कोई रियासत किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाह रही है तो वो अपने अलाइज को कंसीडर करती है। जैसे कि अमेरिका अपनी मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच के साथ कंसीडर करता है यूएन को जब भी उसने किसी भी तरह का कोई स्टेप लेना होता है। लेकिन उसके अलावा साथ साथ अमेरिका ऐसे काफी सारे केसेस हमारे सामने आए जब अमेरिका ने कंसल्ट नहीं किया अपने अलाइज को। यूनिलैटरल अप्रोच के साथ भी अमेरिका गया, जैसा कि इराक वॉर का केस हमने देखा, जब ये कहा गया कि WMDs जो हैं वो अवेलेबल है उनके पास और उसको डिसमेंटल करना है, वहां अमेरिका यूनिलैटरल अप्रोच के साथ गया। अब अगर यूनिलैटरल अप्रोच की बात करें तो अमेरिका जब भी यूनिलैटरल अप्रोच के साथ जाता है सो उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसकी पब्लिक डिप्लोमेसी है, वो जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। यानी कि बीइंग अ चौधरी यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जब आप आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज की तरफ जाओगे, जब आप यूनिलैटरल पॉलिसीज की तरफ जाओगे, तो फिर वो जो प्रिविलेजेस हैं, वो जो इन्फ्लुएंस है आपका, वो जो आपका एक डिप्लोमेटिक क्लाउड है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो यही होता है अमेरिका के साथ। अगर करंटली हम देखें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तब से लेके अब तक अमेरिका जो है यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी को अपना रहा है। 2018 से लेकर अब तक अमेरिका इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को कम करता चला जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 में पावर में आते हैं तब भी हमें इस तरह की एक ट्रेड वॉर देखने को मिली। यही रीजन थी कि जब ट्रंप जो है दोबारा इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे तो जो डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स थे वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमें दोबारा से इस तरह की ट्रेड वॉर देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी ने भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इतना रेडिकल शिफ्ट आपको नजर आएगा आपके इस इकोनॉमिक ऑर्डर में। सो होता क्या है कि जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे तो ट्रंप ने ये क्लेम किया कि मैं जब पावर में आऊंगा इलेक्शन जीतकर सो मैं टैरिफ्स इंपोज करूंगा। 10% टैरिफ्स उन्होंने कहा मैं इंपोज करूंगा कनाडा के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं 10% टैरिफ्स इंपोज करूंगा मैक्सिको के ऊपर, जबकि चाइनीज गुड्स के ऊपर, चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं 25% टैरिफ्स जो है वो इंपोज करूंगा। यही रीजन थी कि जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस चीज की तरफ प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद जो है दोबारा हमें ट्रेड वॉर देखने को मिले, लेकिन इतनी सिवियर किस्म की ट्रेड वॉर देखने को मिले या फिर उस ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया जो है इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा सकती है, ऐसा किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। सो होता क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं सो आते ही वो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, और अगेन पहले बात करेंगे यूनिलैटरलिज्म की। यूनिलैटरल अप्रोच के तहत जो है जो क्लाइमेट अकॉर्ड था वहां से दोबारा विड्रॉ कर लिया जाता है। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी फंडिंग जो है बंद कर दी जाती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब यूनिलैटरल अप्रोच की तरफ जाते हो सो आपका इन्फ्लुएंस कम होगा। जैसे कि WHO की बात करें तो वहां पे आपकी 15% जो है फंडिंग अमेरिका की तरफ से आती है, जबकि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बाद भी सिर्फ 1% फंडिंग जो है उसकी तरफ से दी जाती है। सो आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इस वजह से है क्योंकि आप इकोनॉमिकली जो है हेल्प आउट करते हो दुनिया को, चाहे कहीं पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है या फिर किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। सो आपका वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है।
सो ट्रंप ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए एंड आफ्टर 1 मंथ हम देखते हैं कि एक फुल स्विंग में हमें ट्रेड वॉर दिखाई देती है। पहले कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर जो है टैरिफ्स लगाए जाते हैं और फिर चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर फुल फ्लेज शुरू होती है, जिसमें पहले 10% टैरिफ्स लगाए गए, फिर कुछ 10-15 दिन बाद दोबारा से 10% टैरिफ्स लगाए गए और उसके फौरन बाद 54% टैरिफ्स लगाए गए। अब अगर मैं टोटल टैरिफ्स की बात करूं तो वो 145% टैरिफ्स जो है वो चाइनीज गुड्स, चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिए जा चुके हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और फिर उसके बाद चाइना जो है रिटेलिएट करता है। सो ट्रेड वॉर बेसिकली तभी बनती है जब रियासतें एक दूसरे की तरफ रिटेलिएट करना शुरू करती हैं। फिर चाइना ने भी रिटेलिएट किया, पहले 80% टैरिफ्स के साथ, उससे पहले 34% टैरिफ्स के साथ रिटेलिएट किया, लेकिन दोबारा से फिर ट्रंप ने रिटेलिएट किया तो चाइना ने अगेन रिटेलिएट किया विद 84% टैरिफ्स और फिर जो है 125% टैरिफ्स के साथ चाइना ने रिटेलिएट किया। सो इस तरीके से दुनिया जो है वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रेड वॉर। बट द क्वेश्चन इज कि ये ट्रेड वॉर शुरू क्यों हुई, इसके कॉजेज क्या हैं। जब हम इसके कॉजेज देखते हैं तो उससे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कोई हिस्ट्री में पहला इवेंट नहीं है कि जहां पे हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं। ट्रेड वॉर्स की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हिस्ट्री हमें रियासतों की नजर आती है। जैसे कि एंग्लो डच वॉर्स जो हैं वहां पर भी आपको ट्रेड वॉर नजर आती है। उसके अलावा अगर आप रिसेंट मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड वॉर की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं स्मूथ हॉलेट टैरिफ एक्ट की, जो कि 1930 में अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से नाफिज किया जाता है, इंपोज किया जाता है। स्मूथ हॉलेट टैरिफ एक्ट क्या था? उसके तहत अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1930s में 40% टैरिफ जो है इंपोज कर दिए थे यूरोपियन गुड्स के ऊपर। उसके बाद जो है एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। उसकी भी रिपरकशंस जो है बहुत, आप कह सकते हो, सिवियर किस्म की थी, क्योंकि उसके फौरन बाद वर्ल्ड ने विटनेस किया एक ग्रेट डिप्रेशन, जिसको आप कहते हो 1930s का इकोनॉमिक रिसेशन। सो उसी तरह की सिचुएशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन जो 79 सीईओज हैं गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिसेशन, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिसेशन, जबकि 10 इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड इज ऑलरेडी इन इकोनॉमिक रिसेशन। क्योंकि जब ये टैरिफ्स इंपोज किए गए उसके बाद से आप देखते हैं कि जो पहला मंडे था उसको ब्लैक मंडे कहा गया, चाहे वो ईस्ट एशिया की मार्केट्स हों, स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर भी डिक्लाइन हो रहा था, चाहे वो पाकिस्तान की इवन मार्केट हो या फिर वो इवन अमेरिका की मार्केट हो। सो ये टैरिफ्स इस वजह से लगाए गए। जैसे मैंने कहा कि अब इसके कॉजेज देख लेते हैं कि आखिर ये स्टेप जो है वो क्यों लिया गया। अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने ये जो प्रोटेक्शनिज्म का फलसफा इंट्रोड्यूस कराया है वो इस वजह से इंट्रोड्यूस कराया है ताकि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, ताकि जो इंडिजिनस बिजनेसमैन है, उसको मैं किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। होता क्या है कि जैसे आप एग्जांपल ले लें कि ये एक पेंसिल है, इसी तरह की पेंसिल जो है अमेरिका में भी बनती है जो मेरे हाथ में है, और इसी तरह की पेंसिल अमेरिका बेसिकली चाइना से इंपोर्ट भी करता है। सो ये पेंसिल बेसिकली जो चाइना से इंपोर्ट की जाती थी ये एक चीप प्राइस में अवेलेबल होती थी अमेरिका की मार्केट्स में। सो लोग इस पेंसिल को जो है वो प्रेफर करते थे। मिसाल के तौर पे अगर ये 20 रुपए की थी पेंसिल, तो होता क्या था कि जब इसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे तो ये 40 रुपए की हो जाएगी। जब ये मार्केट में जाएगी तो वहां पर लोग देखेंगे कि जो चाइना की पेंसिल है वो 40 रुपए की है, जबकि जो अमेरिका की अपनी पेंसिल है फॉर इंस्टेंस के अगर वो 30 रुपीज में मिल रही है। सो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो जो इंडिजिनस मार्केट है, वो जो इंडिजिनस बिजनेस है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये देखने में बड़ा ही सिंपल फलसफा है, लेकिन ये बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का फलसफा है, क्योंकि आप ये देखें कि ये तो आपने जो फिलॉसफी दी कि इससे जो है सॉर्ट ऑफ आप इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस फिनोमेना से इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? एक और मिसाल लें, मिसाल लें यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की, कि मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है चाइना से, आप देखें कि उन सेमीकंडक्टर्स को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। जिस तरह के भी प्रोडक्ट्स में वो सेमीकंडक्टर्स यूज होता है, आपने वो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आपने टैरिफ्स लगाए, अब फिर वो सेमीकंडक्टर जिन जिन प्रोडक्ट्स में यूज होगा, जाहिर है उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो एस्केलेट कर जाएंगी। जैसे ही उनकी प्राइसेस एस्केलेट कर जाएंगी,
क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी उससे जो है इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है वो एस्केलेट कर जाएंगी। सो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो अमेरिका में 3% तक जो है बढ़ चुकी है जब से ये टैरिफ वॉर जो है शुरू की गई है। उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी आपको नजर आए, चाहे वो इलन मस्क हो या फिर ट्रंप हो, उनके अगेंस्ट लोग जो हैं उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट लोग बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये मैंने आपको रीजन बताई ट्रेड वॉर की, और ये जो रीजन मैंने आपको बताई ये बेसिकली ट्रंप की रीजन है, लेकिन इसके अलावा भी थ्योरेटिकली भी कुछ रीजंस होती हैं ट्रेड वॉर की। पहली जो रीजन होती है वो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि अगर किसी रियासत के दरमियान कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो देयर आर चांसेस कि वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको ट्रेड वॉर में भी दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप यूएस एंड चाइना को अगर आप देखो तो उनके दरमियान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद है, चाहे वो ताइवान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक का डिस्प्यूट हो, या फिर वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो। तो ये आपको जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है, दिस कुड बी दी वन रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड वॉर। इसके अलावा भी कुछ रीजंस होती हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसकी दूं तो आप थुसिडिडीज ट्रैप कह सकते हो। व्हेन राइजिंग पावर चैलेंजेस एस्टैब्लिश्ड पावर देन द वॉर इज इनएविटेबल। सो यहां पर आप इकोनॉमिक ऑर्डर अगर आप देखो तो जो इकोनॉमिक माइट है चाइना की वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर चुकी है आफ्टर 2015। सो 10% की जीडीपी से भी ज्यादा ग्रोथ के साथ चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं, किताब है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड एंड इट इज रिटन बाय फ्रीद जकरिया, वहां से आप समझ सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है और कैसे ग्रो करती रही है हिस्टोरिकली, जिसकी वजह से चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। सो दिस कुड बी द सेकंड रीजन। राइजिंग पावर तो चाइना है, जबकि एस्टेब्लिश्ड पावर जो है दूसरी तरफ आपके पास अमेरिका है। सो ये एक दूसरी रीजन हमारे पास है। तीसरी रीजन अगेन वही है जो ट्रंप ने दी थी, लेकिन थ्योरेटिकल टर्म में उसको कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि जब आप अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, सो इसको कहा जाता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। आप प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच के साथ जाते हो। ये तो इसके कॉजेज हो गए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पहला जो सॉर्ट ऑफ इम्प्लीकेशन हमारे पास आएगी वो यही है कि ट्रेड स्लो डाउन हो जाएगी। आप अंदाजा लगा लें कि जो 2018 में ट्रेड वॉर शुरू की गई थी ट्रंप की तरफ से विद चाइना, अगेंस्ट चाइना, उसका नतीजा क्या निकला था कि 450 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ था दुनिया को। सो यहां पर भी पहला पॉइंट तो यही है कि आपको जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो नजर आएगा। दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप किसी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो रे डालियो ने अपनी किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा कि आप पहले हिस्ट्री देखें कि इस तरह की सिचुएशन में हिस्ट्री में क्या हुआ था, तभी आप बेहतर तौर पे एंटीसिपेट कर सकते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट कंटिन्यू है ये दुनिया को किस तरफ लेकर जाएगा। सो अगर रे डालियो की मैं बात करूं तो वो यही कहता है कि आप हिस्ट्री देख लो, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मेरे पास मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इकोनॉमिक रिसेशन है, वो था 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, जब ट्रेड वॉर शुरू की गई अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से, और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 की भी कुछ रेमिफिकेशंस थी। इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी स्लो डाउन थी। उसका सबसे बड़ा नतीजा क्या था, उसका सबसे बड़े जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे, वो थे राइज ऑफ फैशिज्म, राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। वहां पर आप देखते हो जो इंटर वॉर पीरियड था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का पीरियड था जो 1930s का था, क्योंकि 1914 to 18 में वर्ल्ड वॉर 1 चलती है, फिर 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलती है। उसके दरमियान में हमने एक ग्रेट डिप्रेशन फेस किया 1930s का। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये इंटर वॉर पीरियड है। उसकी जो इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस थी उसका अफेक्ट किस पे हुआ, आपके पॉलिटिकल ऑर्डर पे जो है उसका अफेक्ट हुआ। इसीलिए तो आईआर में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाती है कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे को बेसिकली किस तरीके से असर अंदाज होती हैं एक दूसरे के ऊपर।
सो वहां पे हम राइज ऑफ फैशिज्म देखते हैं इंटर वॉर पीरियड में, और वो रिजल्ट था इस इकोनॉमिक रिसेशन का। कहाँ कहाँ हमें राइज ऑफ फैशिज्म नजर आया? जाहिर है पहले तो हमें जर्मनी में नजर आया इन द फॉर्म ऑफ अडोल्फ हिटलर, उसके अलावा आपको बेनितो मुसोलिनी इटली में नजर आया, इवन जापान में भी नजर आया। सो उसी तरह की टेंडेंसीज आपको इस दुनिया में भी दिखाई दे रही हैं। इस दुनिया में भी आप देख सकते हो कि अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो पीक पे है, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो पीक पे है। एक तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी तरफ आएंगे, यानी कि दो कॉन्सिक्वेंसेस अब हमारे पास हो गए, राइज ऑफ फैशिज्म या फिर राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म कह दो आप, अगर आप इतना सिवियर फॉर्म में नहीं जाना चाह रहे तो। उसके अलावा ट्रेड का स्लो डाउन हो गया, और तीसरा ये कि जो आपने ट्रेड के रूल्स सेट किए थे, जाहिर है उनको भी अब आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ना सिर्फ ट्रेड के रूल्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा, बल्कि ट्रेड्स के जो इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, सो उनके ऊपर भी एक सवाल उठता है, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि वो भी बड़े ही इनकैपेसिटेटेड किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं। यही रीजन है कि अब अमेरिका जो उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ चाइना अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस दे रहा था, जैसे कि ब्रिक्स की फॉर्म में, SCO की फॉर्म में, जो कि आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करें तो कहा जाता है कि UNO को जो है SCO में पोटेंशियल है कि इट कैन रिप्लेस UN, वाइल ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिकली बात करें तो ब्रिक्स के बारे में कहा जा सकता है कि वो जो है IMF को रिप्लेस कर सकती है। सो आप खुद यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हो, आप खुद आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हो, तो इट मीन्स कि वो जो राइज ऑफ चाइना है और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रिप्लेस होंगे, यानी कि वो जो अगेन वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट है वो भी किसी हद तक स्टूडेंट्स जो हैं इसके साथ लिंक कर सकते हैं। सो अगर इस ट्रेड वॉर को स्लो डाउन करना है या फिर इसको रिजॉल्व करना है, अगर इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, सो डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन। वो जो ट्रेड एंगेजमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज किए, तो जो 70 कंट्रीज हैं दे आर इंटरेस्टेड इन टॉक्स, सो उसके थ्रू शायद इस ट्रेड वॉर को जो है वो स्लो डाउन किया जा सकता है। और इम्प्लीकेशन जो मैंने बताई उसमें एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।